तो जिस वैकेंसी का काफ़ी समय से इंतजार था वो वैकेंसी निकल गई है। आप देख सकते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ALP की वैकेंसी निकल गई है, असिस्टेंट लोको पायलट की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो ये डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वैसे तो शॉर्ट नोटिफिकेशन 2-3 दिन पहले जारी कर दिया गया था, लेकिन मैं वेट कर रहा था डिटेल नोटिफिकेशन का। तो आपको डिटेल में ही सारी जानकारी दी जाएगी। जैसा कि ये 27 पेज का नोटिफिकेशन है रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट का। तो सारी जानकारी आपको दी जाएगी, तो बस आप इस वीडियो को पूरा देखें। कब से आप आवेदन कर सकते हैं? 20 जनवरी सन 2024 से। लास्ट डेट है 19 फरवरी। लास्ट डेट का वेट ना करें। डेट्स फॉर मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म विथ पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फीस। अगर आपको कोई करेक्शन करनी है उसकी डेट एक दिन अगले दिन से ही है, 20 फरवरी से 29 फरवरी तक। डिटेल्स फील्ड इन क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म एंड चोजन RRB कांट बी मॉडिफाइड। तो इस इन चीज़ को आप मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे जो कि आपने फिल किया होगा क्रिएट एन अकाउंट में। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट मेंशन्ड इन द टेबल बिलो। पोस्ट तो मैंने आपको बता दी ALP की है। 7th CPC के अकॉर्डिंग लेवल 2 यानी कि 19,900 आपका स्टार्टिंग में बेसिक पे रहेगा। इसके ऊपर आपको सभी अलाउंसेस दिए जाएंगे, HRA DA और भी जो अलाउंसेस होते हैं वो भी आपको दिए जाएंगे। लेकिन एक जो बड़ा ही स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ रखी जाती है वो है मेडिकल स्टैंडर्ड A1। A1 आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, जिसमें आपको 6/6 आपकी विज़न होनी चाहिए। वो सारी चीज़ें मैं आपको नीचे बताऊंगा, वहीं डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको जो यहाँ पर दिया गया है वही बता देता हूँ। एज 1 जुलाई सन 2024 को कितनी होनी चाहिए आपको? आपकी मिनिमम 18 मैक्सिमम 30। एज रिलैक्सेशन भी है, वो भी अभी आपको मैं नीचे दिखा दूंगा। टोटल वैकेंसीज देखिए आप कितनी ज़्यादा है, 5,696, लगभग 5700 वैकेंसीज हैं। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास। RRB wise and railway zone wise detailed distribution of vacancies is given in annexure B. Important instructions, please read the information given in itna. Candidate must ensure that they fulfill all the prescribed education and technical qualification for the post. तो अप्लाई करने से पहले आप इंश्योर कर लें कि आपके पास जितनी भी इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है वो पूरा करते हो। वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अभी हम। ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट, कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो देखिए कई बार क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कैंडिडेट की कमेंट करके मुझसे पूछते हैं कि अभी मैंने एग्जाम तो दे दिया है, रिजल्ट अवेटेड है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? तो नहीं, यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है सेकंड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट, एप्लीकेशंस मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली थ्रू द ऑफिशियल RRB वेबसाइट लिस्टेड इन पैरा 13F। Candidates can apply to only one RRB and only one application per candidate will be accepted for the notified post in this एडवर्टाइजमेंट। तो एक ही बार आप अप्लाई करें, वो भी ध्यानपूर्वक अप्लाई करें। एप्लीकेंट्स हु सबमिट मोर देन वन एप्लीकेशन अगेंस्ट दिस एडवर्टाइजमेंट शेल बी डिसक्वालिफाइड एंड डिबार्ड। तो यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है, अगर आप एक से अधिक बार आवेदन करते हैं तो आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। फोर्थ पॉइंट है, एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी प्रोविजनल बेस्ड ऑन डिटेल्स फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन। The RRB will not undertake detailed scrutiny of application for the eligibility. Therefore, candidature will be accepted only provisionally subject to fulfilling basic eligibility criteria as required. Candidate must go through the requirement of education qualification, age, medical standard, etc. and satisfy themselves that they are eligible for the post. तो ये आपको प्रोविजनली अलाउ कर देंगे एग्जाम देने के लिए। तो बाद में हो सकता है अगर इनके संज्ञान में आ जाए तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दें। तो इनका साफ सा सिंपल सा ये कहना है कि आपको करना क्या है कि खुद आप इंश्योर कर लें कि आप सभी प्रकार के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरे करते हो, चाहे वो एज से संबंधित हो, क्वालिफिकेशन से संबंधित हो, मेडिकल स्टैंडर्ड से संबंधित हो। वो सारी बातें अभी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। आगे लिखा है, the certificates documents in support of their education qualification, age, caste, category shall be sought at the time of document verification by RRB। तो जब आपकी DV होगी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपके पास जो भी आप डिटेल्स देंगे सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। आफ्टर स्क्रूटनी ऑफ द सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ EQs, age, caste, category, etc. If any claim made in the application is not substantiated by certificate document, the candidature of candidate will be cancelled। मान लीजिए आपने कोई डिटेल भर दी, आपने कह दिया कि मैंने ये क्लास पढ़ रखी है,
मास्टर डिग्री कर रखी है और आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है, पता चलता है बाद में डीवी के टाइम, तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। फर्दर, ड्यूरिंग एनी स्टेज of the recruitment or even thereafter, if it is found that any information about the candidate is false or incorrect, or if the candidate has suppressed any relevant information, or the candidate does not satisfy the eligibility criteria for the post, his candidature will be rejected forthwith। ये मैंने आपको बता दिया कि कोई भी गलत जानकारी आप ना दें, ना कम ना ज़्यादा। जो आपके डॉक्यूमेंट्स में जानकारी मतलब आपके पास एविडेंस होना चाहिए, जो भी आप जानकारी ऑनलाइन आवेदन में भरेंगे, क्योंकि डीवी के टाइम आपकी जांच की जाएगी। हो सकता है आप डीवी के टाइम बच जाएं, जब आप जॉब भी लग जाएं, बाद में भी अगर आप पकड़ में आ जाते हैं तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें। 5वां पॉइंट, क्रूशियल डेट फॉर क्लेम ऑफ रिजर्वेशन SC ST OBC EWS EBC और एनी अदर बेनिफिट, जैसे कि फी कंसेशन, रिजर्वेशन, एज रिलैक्सेशन एटसेट्रा, वेर नॉट स्पेसिफाइड अदरवाइज, विल बी द क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो देखिए, रिजर्वेशन क्लेम करने की एज की, एजुकेशन की जहाँ पर अगर नहीं बताई गई है तो क्या होगी, लास्ट डेट होगी आवेदन करने की। मेडिकल फिटनेस, कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे फुलफिल द प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ ALP। कैंडिडेट हु आर फाउंड मेडिकली अनसुटेबल फॉर द पोस्ट शैल नॉट बी गिवन एनी अल्टरनेट अपॉइंटमेंट। तो मेडिकली आपको फिट रहना होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है वो भी मैं आपको नीचे बता दूंगा, नीचे नोटिफिकेशन में दिए गए हैं। एज 1 जुलाई सन 2024 को कितनी होनी चाहिए, 18 से 30, लेकिन रिजर्व कैटेगरी को रिजर्वेशन में एज रिलैक्सेशन मिलती है। सिलेक्शन ऑफ आरआरबी की सिलेक्शन कैसे करेंगे आप, आरआरबी वाइज एंड रेलवे वाइज वैकेंसीज इंडिकेटेड इन दिस एडवर्टाइजमेंट CEN आर प्रोविजनल एंड दीज में इंक्रीज और डिक्रीज। कैंडिडेट्स कैन चूज ओनली वन आरआरबी एंड इंडिकेट देयर प्रेफरेंस फॉर रेलवे जोन नोटिफाइड अंडर दैट चूजन आरआरबी ओनली। तो अपना प्रेफरेंस भी बता दें जिस भी आरआरबी को आप चूज करेंगे। कैंडिडेट मस्ट हैव देयर ओन एक्टिव मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। तो वो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास जब आप आवेदन करेंगे तो वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। 10वां पॉइंट है, ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट विल बी आस्क्ड टू क्रिएट एन अकाउंट। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू फिल इन द डिटेल्स रिक्वायर्ड फॉर अकाउंट क्रिएशन विद अटमोस्ट केयर एज करेक्शंस ऑफ एनी काइंड विल नॉट बी परमिटेड वंस द अकाउंट इज क्रिएटेड। ये बात इन्होंने सबसे ऊपर भी बता दी थी कि जब इनकी करेक्शन विंडो ओपन होगी तो क्रिएट एन अकाउंट के अंदर जो बातें आप फिल करेंगे वो एडिट नहीं हो पाएंगी। डिटेल्स फिल्ड इन द क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म कांट बी मॉडिफाइड एट एनी स्टेज वंस द अकाउंट इज क्रिएटेड। ये इन्होंने ऊपर भी बता दी थी और यहाँ पर दोहरा दी है, इंक्लूडिंग मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। तो मोबाइल नंबर ध्यान से डालें, ईमेल आईडी ध्यान से डालें, वो बाद में एडिट नहीं हो सकती है। मैं भी चाहता तो इस एडवर्टाइजमेंट को शॉर्ट में जल्दी जल्दी बता के ख़त्म कर देता, लेकिन ये बातें जब आपसे मिस्टेक हो जाती हैं और इन सिली मिस्टेक्स की वजह से आप एग्ज़ाम देने से रह जाते हैं तो बड़ा दुख होता है बाद में। तो आपके सामने ऐसी सिचुएशन ना आए, इसलिए मैं आपको एक एक लाइन पढ़ के बता रहा हूँ। नहीं तो मैं भी चाहता तो इसको 2-3 मिनट के अंदर मैं ख़त्म कर देता, मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज और कैसे आप आवेदन कर सकते हैं बता के वीडियो को क्लोज कर सकता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां पॉइंट, आफ्टर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, इफ अ कैंडिडेट विशेस टू फर्दर मॉडिफाई, चेंज और करेक्ट any detail except details filled in create an account form including email ID and mobile number and choose an RRB, he she may do so by paying a modification fees of 250 रुपये। दे देखिए, भले ही आप क्रिएट एन अकाउंट वाले फॉर्म के अंदर जो डिटेल भरेंगे, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिसमें कर भी पाएंगे, जो 20 फरवरी से 29 फरवरी तक आपकी करेक्शन विंडो ओपन होगी, वो भी आप तब कर पाएंगे जब आप 250 रुपये देंगे। तो इससे अच्छा है कि आप गलती मत करिए। जैसे फॉर्म सबमिट करने से पहले एक नहीं 2 बार चेक करिए कि मैंने जो मेरे जो डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं क्या मैंने वही चीज़ें एग्जाम फॉर्म में फिल की हैं। डिटेल्स फिल्ड इन क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म कांट बी चेंज, फिर तीसरी बार दोहरा दिया इन्होंने। 12वां पॉइंट है, आफ्टर 29 फरवरी आरआरबीज शैल नॉट एंटरटेन एनी रिप्रेजेंटेशन फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो 29 फरवरी जो लास्ट डेट है करेक्शन विंडो की, उसके बाद कोई भी करेक्शन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर द सेकंड स्टेज CBT, सेकंड स्टेज जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, शैल बी डन आरआरबी वाइज एट द रेट ऑफ 15 टाइम्स द वैकेंसीज फॉर आरआरबी में इंक्रीज और डिक्रीज। तो 15 गुना कैंडिडेट CBT सेकंड स्टेज के लिए बुलाए जाएंगे आरआरबी वाइज। इट विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट इन CBT 1। तो वही ऑब्वियस बात है, जब सेकंड स्टेज में तो जब CBT 1 क्लियर करोगे तो जो क्लियर करेंगे 15 गुना कैंडिडेट CBT 2 के लिए बुलाए जाएंगे। और नॉर्मलाइजेशन भी होगी क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में आपके एग्जाम होंगे।
The shortlisted candidate for CBT2 shall be informed through official RRB website as well as via SMS and email to download their e-call letters for appearing in CBT2। तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भी बताया जाएगा CBT स्टेज 2 के बारे में, और आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल पर भी मैसेज भेजा जाएगा। नेगेटिव मार्किंग है 1/3 रॉन्ग आंसर के लिए CBT1 में, और CBT2 में देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। CBAT में आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन CBT1 और CBT2 में है 1/3 मार्क्स की। बैंड आइटम्स, तो आप किसी भी प्रकार का अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल ना करें, जैसे कि कैंडिडेट्स कैरिंग बैंड आइटम्स लाइक कम्युनिकेशन डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे कि मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, पेन ड्राइव, लैपटॉप, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉचेस, बैंगल्स, चेन्स, ब्रासलेट, हेयरिंग एड्स, वॉलेट्स, पर्सेस, बेल्ट, शूज़, मेटेलिक वेयर्स एट्सेट्रा। इन किसी भी आइटम का आप अनफेयर मीन्स में की तरह इस्तेमाल ना करें। एंड शैल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द एग्जाम, एनी वायलेशन शैल लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन। तो अगर आप किसी प्रकार का गलत काम करते हैं या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेकर जाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। 16th पॉइंट, क्लॉक रूम अरेंजमेंट फॉर safe keeping of belongings may not be available at the exam venue, therefore candidates are advised not to bring any valuable banned items including mobile phone to the examination venue। तो हो सकता है कि आपको वहाँ पर जो आप सामान लेकर जाएंगे, अपना मोबाइल लेकर जाएंगे, बैग लेकर जाएंगे, आपको वहाँ पर रखने की सुविधा उपलब्ध ना हो, इसलिए आप कोशिश करें कि कोई महंगी आइटम ना लेके जाएं, कोई बैंड आइटम ना लेके जाए। बैंड जैसे कि जैसे इन्होंने ऊपर स्मार्ट वॉच कही थी, कैलकुलेटर, लैपटॉप ना लेकर जाएं, मोबाइल ना लेकर जाएं। अगर कोई साथ में जाता है तो बेहतर है कि आप उनको दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट लिखा है, फॉर ऑथेंटिक एंड टाइमली इंफॉर्मेशन एंड अपडेट कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू सी ऑफिशियल RRB वेबसाइट, बिवेयर ऑफ फेक वेबसाइट। तो कोई फेक वेबसाइट के थ्रू आवेदन ना करें और ऑफिशियल वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें। जनरल इंस्ट्रक्शंस, admission to all stages of the recruitment process shall be provisional. Mere issue of e-call letter to the candidate will not imply that their candidature has been finalized. RRB conduct verification of eligible conditions only after the candidate have qualified in the stage of examination and are shortlisted for DV। तो देखिए इन्होंने पहले ही बता दिया था, स्टार्टिंग में आपकी प्रोविजनली सिलेक्शन की जाएगी CBT1 और CBT2 के लिए। RRB तो DV के टाइम आपकी एलिजिबिलिटी चेक करेगा, और उस वक्त अगर आप इनएलिजिबल पाए जाते हैं, भले ही आपने CBT1 और CBT2 पास कर भी लिया हो, तब भी आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। बिफोर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट अगेंस्ट द नोटिफिकेशन कैंडिडेट शुड सेटिस्फाई देमसेल्फ दैट दे फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये मैं आपको बहुत बार दोहरा चुका हूँ। आवेदन करने से पहले एलिजिबिलिटी चेक कर लें। कैंडिडेट हु सबमिट मोर देन वन एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। कैंडिडेट हु आर प्रेजेंटली डिबार्ड बाय एनी RRB शुड नॉट अप्लाई। अगर आप पहले से किसी RRB RRC द्वारा डिबार्ड किए जा चुके हैं तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। 1.7 पॉइंट, कैंडिडेट who have been dismissed from service by central government, state government, PSU and other government are not eligible। अगर आपको किसी सरकारी नौकरी से बर्खास्त किया है केंद्र, राज्य या किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट ने, किसी भी सरकारी संस्थान ने, तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। 1.8 पॉइंट, कैंडिडेट शुड एंटर देयर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन मैट्रिकुलेशन। तो देखिए इन्होंने तो अब कही है ये बात, ये मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कह दी थी। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके कह रहे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट में आपकी डेट ऑफ बर्थ है, फादर नेम है, मदर्स नेम है, आपका नाम है, स्पेलिंग सेम टू सेम होनी चाहिए आवेदन ऑनलाइन आवेदन करते हुए। इन केस ऑफ एनी चेंज इन नेम, कैंडिडेट शुड इंडिकेट देयर चेंज नेम ओनली, हाउएवर ऑल अदर डिटेल्स शुड मैच विद द मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट। डेट ऑफ सच चेंज और एप्लीकेशन फॉर सच चेंज शुड बी प्रायर टू द डेट ऑफ एडमिशन। मान लीजिए आपके 10वीं के सर्टिफिकेट में कुछ नाम है और बाद में आपने चेंज करवा लिया है, तो आप चेंज वाला भर सकते हैं, लेकिन आपके पास उसका सबूत होना चाहिए, और चेंज कब किया हो, शुड बी प्रायर टू द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आवेदन करने की जो डेट है उससे पहले आपने चेंजेस करवा रखे हो। गजट नोटिफिकेशन और एनी अदर लीगल डॉक्यूमेंट एज एप्लीकेबल फॉर सच केस शुड बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ DV। अगर आपने कोई चेंजेस करवाए हैं अपने नाम में किसी भी चीज़ में, तो आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होने चाहिए। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट ऑल डॉक्यूमेंट शुड बी यूनिफॉर्म एंड आइडेंटिकल। अगर आप सिग्नेचर करते हैं तो हर जगह सेम करें, अलग अलग ना करें। सिग्नेचर मस्ट बी इन रनिंग हैंड राइटिंग एंड नॉट इन ब्लॉक कैपिटल लेटर। तो आपको पता है सिग्नेचर तो वैसे भी कैपिटल लेटर में नहीं होते, रनिंग हाइटिंग में होते हैं, हैंड राइटिंग में होते हैं। यूज ऑफ डिफरेंट सिग्नेचर में रिजल्ट इन डिस्क्वालिफिकेशन। अगर आप सिग्नेचर आपके अलग पाए गए तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। डेट्स ऑफ CBT1
2 CBAT एंड DB विल बी पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट। तो देखिए एग्ज़ाम कब होंगे, चाहे वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 हो, 2 हो, CBAT हो, DB हो, वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। इसलिए आप रेगुलरली डेली ऑफिशियल वेबसाइट को जरूर विजिट करें। वैकेंसीज इंडिकेटेड इन दिस एडवर्टाइजमेंट, जिससे मैं शॉर्ट यहाँ पर लिखा है CN, आर प्रोविजनल एंड में इंक्रीज और डिक्रीज। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ाई या फिर घटाई जा सकती हैं, जो अभी 5700 हैं। द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो रिजर्व द राइट टू कैंसिल द नोटिफाइड वैकेंसीज एट इट्स डिस्क्रिप्शन। तो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है कि इन वैकेंसीज को कैंसिल भी कर सकता है। राइट टू अपॉइंटमेंट सिलेक्शन बाय RRB डज नॉट confer upon any candidate any right of appointment in the railways. The function of the RRB is only to recommend name of suitable candidate to the concerned authorities of the zonal railway, who in turn issue the offer of appointment subject to availability of vacancies and satisfy all eligibility criteria including antecedents of character. तो देखिए RRB का काम केवल सिलेक्शन करने का है। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट जो है जोनल रेलवे, जहां पर आपकी पोस्टिंग होती है, वो आपको इशू करता है सब्जेक्ट टू आपका करेक्टर एंटेसिडेंट्स चेक करके। तो RRB डज नॉट कन्फर एनी अपॉन कैंडिडेट एनी राइट ऑफ अपॉइंटमेंट। तो RRB के पास कोई राइट नहीं है कि आपको अपॉइंटमेंट देगी, वो तो केवल नामों का या फिर एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का काम करती है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। Selected candidate for the post of ALP will have to undergo training wherever prescribed and only stipend will be paid. तो ट्रेनिंग के दौरान आपको केवल स्टाइफंड दिया जाएगा, सैलरी नहीं दी जाएगी। सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल एग्जीक्यूट सिक्योरिटी एंड और इंडेमनिटी बॉन्ड, क्योंकि जब ट्रेनिंग है, जिस भी नौकरी में ट्रेनिंग होती है वहां पर ये लोग इंडेमनिटी बॉन्ड भरवाते हैं आपसे, सिक्योरिटी के रूप में पैसा देना होगा आपको, क्योंकि जो अगर आप बीच में छोड़ के चले जाते हैं तो इनका जो ट्रेनिंग का पैसा खर्चा होता है वो आपको भुगतान करना होता है। तो बस इसी मकसद से ये लोग इंडेमनिटी बॉन्ड भरवाते हैं। पोस्टिंग कहां पर होगी? अ रेलवे सर्वेंट शैल बी एम्प्लॉयड थ्रू आउट सर्विस ऑन द रेलवे और रेलवे एस्टेब्लिशमेंट इन विच ही इज पोस्टेड ऑन फर्स्ट अपॉइंटमेंट एंड शैल हैव नो क्लेम एज अ राइट फॉर ट्रांसफर टू अनदर रेलवे और अनदर एस्टेब्लिशमेंट। तो जहां पर आपकी एक बार अपॉइंटमेंट हो गई तो वहीं आपको सर्विस करनी है। हो सकता है बाद में ट्रांसफर हो जाए, लेकिन आपके पास ऐसे आप अधिकार के रूप में नहीं कह सकते कि मेरी तो पोस्टिंग मेरे गृह जिले में कर दी जाए। हाउएवर A competent authority can transfer the railway servant to another department। मैंने आपको कहा हो सकती है ट्रांसफर, लेकिन आपका अधिकार नहीं है कि मेरे को तो मेरी मनपसंद जिले में ट्रांसफर की जाए, ऐसा नहीं है। नो रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर टू अदर रेलवे वुड बी रजिस्टर्ड टिल द न्यूली अपॉइंटेड कैंडिडेट कंप्लीट्स एटलीस्ट 5 से 10 साल ऑफ सर्विस। तो ट्रांसफर की आपकी रिक्वेस्ट को कंसिडर नहीं किया जाएगा जब तक आप कम से कम 5 से 10 साल सर्विस वहीं पर ना कर लें। Selected candidates who are finally appointed are liable for active service in Railway Engineers Unit of Territory Army। Free train travel facility किसे दी जाएगी? Free sleeper class railway pass admissible to SC/ST candidate on request in a free travel facility दी जाएगी। Will be provided with their e-call letter for various stages of selection। अगर इनको एग्जाम देने जाने के लिए ट्रेन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी किन्हें? SC और ST कैंडिडेट्स को, अगर ये रिक्वेस्ट करते हैं, चाहे वो CBT का एग्जाम हो, CBAT DB के लिए जाने का हो, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाने के लिए हो, सभी के लिए फ्री रेलवे फैसिलिटी इन्हें दी जाएगी SC/ST कैंडिडेट्स को। वाइल बुकिंग ट्रेन रिजर्वेशन एंड ट्रैवलिंग द ओरिजिनल SC/ST कम्युनिटी सर्टिफिकेट मस्ट बी शोन टू द ऑथराइज्ड रेलवे स्टाफ फॉर वेरिफिकेशन ऑफ जेन्युइननेस ऑफ द कैंडिडेट एंड मिसयूज ऑफ दिस फ्री ट्रैवल फैसिलिटी शैल लीड टू रिजेक्शन। तो आपको अपना रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट दिखाना होगा स्टाफ को, तभी आपको फ्री ट्रैवल फैसिलिटी दी जाएगी। अगर आपने इस फैसिलिटी का गलत इस्तेमाल किया, किसी ने भी आप एलिजिबल नहीं है और फिर भी आपने इस फैसिलिटी का इस्तेमाल किया, तो आप लायबल है रिजेक्शन के लिए, डिबारमेंट के लिए, फ्यूचर एग्जामिनेशन से भी। तो किसी भी प्रकार का गलत कार्य ना करें। RRB रिजर्व द राइट टू चेंज, मॉडिफाई, ऐड, डिलीट एनी T&C ऑफ रिक्रूटमेंट अंडर दिस एडवर्टाइजमेंट। तो RRB के पास पूर्ण अधिकार है इस एडवर्टाइजमेंट के नियमों में किसी प्रकार का बदलाव कर सकती है, मॉडिफिकेशन कर सकती है, बढ़ा सकती है, घटा सकती है। RRB may share with the consent of other candidate their score obtained in this recruitment with other ministry, department, public sector unit and private organization for their own recruitment। Candidates should indicate their consent refusal for this in their online application। तो जो आपके मार्क्स आएंगे इस एग्जाम में, RRB दूसरे डिपार्टमेंट को शेयर कर सकता है। कब करेगा? जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आपसे आपकी अनुमति मांगी जाएगी कि आप दूसरे डिपार्टमेंट के साथ अपने मार्क्स शेयर करना चाहते हैं या नहीं। Candidates are advised in their own interest to submit their online application well before the closing date। ये मैं आपको हर बार कहता हूँ कि लास्ट डेट का वेट ना करें अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है टेक्निकल ग्लिचेस आ जाएं,
वेबसाइट क्रैश कर जाए तो समय रहते हैं आप आवेदन कर लें। RRB shall not be responsible if candidate are not able to submit online application within the last date for any reason whatsoever। अगर आप लास्ट डेट तक आवेदन नहीं कर पाते हैं तो RRB जिम्मेदार नहीं होगी, इसलिए आप कोशिश करें कि जल्द से जल्द आवेदन कर लें, क्योंकि आज से शुरू हो चुके हैं, पहले शुरू हो चुके हैं, तो आप आवेदन कर दें। वैकेंसीज, प्लीज नोट दैट दिस वैकेंसीज में इंक्रीज और डिक्रीज, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बढ़ाई घटाई जा सकती है। स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस, हाँ ये वाला पॉइंट जो था इंपॉर्टेंट कि इन्होंने A1 स्टैंडर्ड मांगा है मेडिकल फिटनेस का, जो काफ़ी सारे कैंडिडेट इस मेडिकल फिटनेस की वजह से बाहर हो जाते हैं। कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर DV विल हैव टू पास रिक्विजिट मेडिकल फिटनेस टेस्ट कंडक्टेड बाय द रेलवे टू इंश्योर दैट दे आर फिजिकली फिट टू कैरी आउट द ड्यूटीज कनेक्टेड विद द पोस्ट। विजुअली एक्यूटी स्टैंडर्ड इज एन इंपॉर्टेंट मेडिकल फिटनेस फॉर रेलवे सर्विस। तो देखिए आंखों का सही होना, मेडिकल फिटनेस का सही होना आपके रेलवे के लिए ज़रूरी है, खासकर ALP पोस्ट के लिए। तो मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है? A1। जनरल फिटनेस का क्या मांगी गई है? फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, लगभग पूरा आप मेडिकली फिट हो। यहाँ फंसते हैं बच्चे विजन स्टैंडर्ड में। डिस्टेंट विजन आपकी कितनी होनी चाहिए? दूर की 6/6 होनी चाहिए, और साथ साथ 6/6 कब होनी चाहिए? विदाउट ग्लासेस, बिना चश्मे के, और वो भी फॉगिंग टेस्ट के साथ। मस्ट नॉट एक्सेप्ट +2D। और नियर विजन 0.6 विदाउट ग्लासेस, एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन। ये तो सारे टेस्ट आपको पास करने होंगे, कलर विजन वाले, बाइनोकुलर फील्ड ऑफ विजन। तो मतलब फॉगिंग टेस्ट के साथ भी आपको पूरा दिखना चाहिए 6/6। यहाँ बच्चे फंसते हैं। The above medical standards are indicative and not exhaustive and apply to candidate in general. For details, candidates are advised to read chapter 5 of Indian Railway Medical Manual। तो देखिए केवल यही जांच नहीं होगी, ये तो एक जनरल बात इन्होंने कही है, और भी जांचें आपकी हो सकती हैं जो इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल में वॉल्यूम 1 में दी गई है, जिसे आप indianrailways.gov.in वेबसाइट पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। कैंडिडेट्स हु हैव अंडरगोन लेसिक सर्जरी, अगर आपने लेसिक सर्जरी करवा रखी है तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, या फिर अगर आपने कोई और अदर सर्जिकल प्रोसीजर करवा रखा है रिफ्रैक्टिव एरर ठीक करने के लिए, तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। मेडिकल स्टैंड, और इसके लिए आपको जो ये लेसिक सर्जरी या रिफ्रैक्टिव सर्जरी करवा रखी हो आपने, इसके लिए आपको डिक्लेरेशन भी देनी होगी, एनेक्सर 6A में बताई गई है DV के दौरान। मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर एक्स सर्विसमैन आर डिफरेंट एज डिटेल्ड इन पैरा 534। तो एक्स सर्विसमैन पढ़ लें, उनके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड अलग से दिए गए हैं इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल में वॉल्यूम 1 में, जो ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है इंडियन रेलवे की। कैंडिडेट मस्ट स्पेसिफिकली नोट दैट द पोस्ट ऑफ ALP हैज स्ट्रिंजेंट मेडिकल स्टैंडर्ड्स, hence they must ensure that their fitness both in terms of vision as well as physical standard is as per the prescribed requirement। तो देखिए बड़ी stringent, बड़े ही सख्त मेडिकल फिटनेस के इनके कानून हैं, इसमें किसी भी प्रकार का जो है लीनियंट व्यू नहीं लिया जाएगा। तो आप इंश्योर कर लें अप्लाई करने से पहले कि आपका मेडिकली आप पूरी तरह से फिट हैं इस पोस्ट के लिए। नेशनैलिटी जो हर नोटिफिकेशन में होती है, सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ नेपाल, भूटान, तिब्बतन रिफ्यूजी, ये सारे आप एक बार पढ़ लें। एज लिमिट 18 से 30, 1 जुलाई सन 2024 को देखी जाएगी। मैं बार बार कट ऑफ डेट आपको बताता रहता हूँ, उसका ध्यान रखा करें, और खुद भी एडवर्टाइजमेंट पूरा पढ़ें अप्लाई करने से पहले। और 18 से 30 एज लिमिट है, लेकिन रिजर्व कैटेगरी एज रिलैक्सेशन है। SC/ST के लिए 5, OBC के लिए 3, एक्स सर्विसमैन के लिए अलग अलग है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जनरल EWS के लिए 3, OBC नॉन क्रीमी के लिए 6, SC/ST के लिए 8। ऐसे ही आगे बहुत सारी एज रिलैक्सेशन दी गई है। आप जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हैं उतनी आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। डेट ऑफ बर्थ ऑफ कैंडिडेट शुड बी बिटवीन द डेट्स गिवन बिलो। तो 18 से 30 आपकी एज बताई गई थी। अपर एज लिमिट 2 जुलाई सन 94, अपर एज लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ नॉट बिफोर, तो 2 जुलाई सन 1994 से पहले पैदा हुआ हो कौन? जनरल EWS। OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए भी देख लीजिए 2 जुलाई 91, ST/ST के लिए 89 2 जुलाई। लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ नॉट आफ्टर, यानी कि 1 जुलाई सन 2006 के बाद जन्म ना हुआ हो, लेकिन एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर आप काउंट कर लें, यानी 1 जुलाई 2006 तो है, लेकिन जो जिनको एज रिलैक्सेशन है उसकी अकॉर्डिंगली आगे बढ़ जाएगी। इफ अ कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर एज रिलैक्सेशन ऑन मोर देन 1 ग्राउंड, he will get the maximum amongst the relaxation for which he is eligible, not cumulative। इस बात का आप ध्यान रखें। मान लीजिए आप 2 कैटेगरी में एज रिलैक्सेशन के पात्र हैं, मान लीजिए जो 8 कॉलम ऊपर दे रखे हैं रो एज रिलैक्सेशन के, इनमें से आप किसी 2 कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको उन दोनों कॉलम की जो एज रिलैक्सेशन है प्लस कर ली जाएगी, नहीं। उनमें से जो मैक्सिमम है वो आप ले लें एज रिलैक्सेशन।
क्यूमुलेटिव नहीं होगी, प्लस नहीं होगी दोनों एज रिलैक्सेशन। SC ST OBC कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट यूआर वैकेंसीज विल नॉट गेट एनी एज रिलैक्सेशन। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप जनरल में अप्लाई कर रहे हैं तो एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जनरल कैटेगरी को नहीं मिलती है। Candidate must note that the date of birth filled in their application should be the same as recorded in the matriculation certificate. No subsequent request for change in date of birth will be considered. Any difference in date of birth will lead to disqualification. तो डेट ऑफ बर्थ भी आप चेंज नहीं कर पाएंगे, जो आपके 10वीं के सर्टिफिकेट में, जन्म प्रमाण पत्र में जो भी है वही डेट ऑफ बर्थ आप लिखें। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। द लिस्ट ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज गिवन इन अनेक्सर ए। Candidate must already have the prescribed education technical qualification from a recognized university as on the last date 19 फरवरी को। 19 फरवरी 2024 को आपके पास जितनी भी प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन है वो आपके पास होनी चाहिए। जिनका रिजल्ट अवेटिंग है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो सभी कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज़ है, लेकिन किसके लिए नहीं है, एक्सेप्ट कैटेगरीज मेंशन जो नीचे है उनके लिए। आउट ऑफ दिस फीस 500 एन अमाउंट ऑफ 400 शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस ऑन अपेयरिंग इन। ये कह रहे हैं आउट ऑफ दिस फीस ऑफ रुपीज़ 500 एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 400 शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस ऑन अपेयरिंग इन फर्स्ट स्टेज CBT, तो ये वापस हो जाएगी। बैंक फॉर कैंडिडेट्स हु बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरीज उनके लिए 250 रुपये। दिस फी और रुपये 250 शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस ऑन अपेयरिंग इन फर्स्ट CBT। तो जैसे आप फर्स्ट CBT के लिए अपेयर हो जाते हैं तो बैंक चार्जेस काट कर वापस रिफंड हो जाएगी। ओनली कैंडिडेट हु अटेंड CBT 1 विल गेट अ रिफंड ऑफ देयर एग्जामिनेशन फीस एज मेंशन्ड अबव। तो जो CBT 1 के लिए तो आपको अपेयर होना होगा, ऐसा नहीं है कि आप अपेयर ही ना हो तो नहीं मिलेगी। ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो ऑनलाइन आपको पेमेंट करनी है। ओनली ऑनलाइन फी पेमेंट थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI विल बी एक्सेप्टेड। कि फी कैन बी पेड बाय द कैंडिडेट थ्रू ऑनलाइन मोड और किसी मोड से अलाउड नहीं है। माइनॉरिटीज शेल इंक्लूड मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी सब्जेक्ट टू रिविजन डिलीशन, ये सब आप पढ़ लेना। ये क्या है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास आर दोज हुज एनुअल फैमिली इनकम इज लेस देन 50,000। तो ये सारे रिजर्वेशन के हैं, जो भी बिलोंग करते हैं उन्होंने तो पहले सर्टिफिकेट बनवा रखे होंगे। रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फीस की बात करें, जो CBT 1 को अटेंड करेंगे, ऑल कैंडिडेट मस्ट क्लियरली मेंशन देयर बैंक डिटेल इन द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिसीविंग द रिफंडेबल पोर्शन ऑफ देयर एग्जामिनेशन फीस। तो अपना बैंक डिटेल करेक्ट भरें, क्योंकि जब आप CBT 1 के लिए अपेयर हो जाएंगे तो आपकी एग्जामिनेशन फीस को रिफंड किया जाएगा। द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फर्निशिंग करेक्ट बैंक अकाउंट लाइज विद द कैंडिडेट। तो सही जानकारी भरना आपकी जिम्मेदारी है। अगर कल को गलत अकाउंट में चले जाते हैं तो RRB रिस्पॉन्सिबल नहीं है। देयर विल बी नो रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फीस फॉर एररनेस, इनकम्प्लीट और रिजेक्टेड एप्लीकेशन। अगर आपने गलत आवेदन कर रखा था, इनकम्प्लीट कर रखा था, या फिर आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाता है तो उनकी फीस रिफंड नहीं होगी। वर्टिकल रिजर्वेशन के बारे में आप एक बार पढ़ लें। कम्युनिटी कैटेगरी स्टेटस एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन अगेंस्ट द CN, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये सब रिजर्वेशन आपको पता है। हॉरिजॉन्टल एक्स सर्विसमैन, ऑनलाइन आवेदन की वेबसाइट में आपको बता चुका हूँ। NOC, अगर आप किसी सरकारी विभाग में पहले से काम कर रहे हैं तो थ्रू प्रॉपर चैनल NOC लेकर आप अप्लाई कर लें। इस बात का आप ध्यान रखें, पहले से अगर आप किसी सरकारी विभाग में काम कर रहे हैं, चाहे केंद्र, राज्य हो या किसी भी पब्लिक सेक्टर यूनिट में आप काम कर रहे हो। रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रहेगी? अ कैंडिडेट कैन अप्लाई टू ओनली 1 RRB एंड ओनली 1 ऑनलाइन एप्लीकेशन। फिर वही बात दोहरा रहे हैं जो ऊपर लिखी थी। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस शेल कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग स्टेज। तो CBT 1 होगा, उसके बाद CBT 2 होगा, उसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसके बाद आपकी DV होगी और लास्ट में आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन होगी। फिर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी, उसके बाद आपकी सिलेक्शन होगी, आप उसके बाद नौकरी करेंगे। चलिए छोड़िए। इन्फॉर्मेशन और एग्जामिनेशन शेड्यूल एंड वेन्यूज विल बी गिवन इन ड्यू कोर्स। तो एग्जामिनेशन का शेड्यूल आपको ड्यू कोर्स में बता दिया जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से, SMS, ईमेल। तो SMS, ईमेल के भरोसे ना रहे, कई बार नहीं भी आता है, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट जरूर विजिट करते रहें। रिक्वेस्ट फॉर पोस्टपोनमेंट ऑफ एनी ऑफ द स्टेजेस और चेंज ऑफ वेन्यू, डेट एंड शिफ्ट विल नॉट बी एंटरटेन्ड। तो आप इनको ये नहीं कह सकते कि एग्जाम इस दिन लीजिए, उस दिन लीजिए, यहाँ पर लीजिए, वहाँ पर लीजिए, वो तो RRB की चलेगी। फर्स्ट स्टेज CBT 1 ओनली भी स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर शॉर्ट लिस्टिंग एलिजिबल कैंडिडेट फॉर CBT 2। तो केवल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा CBT 1, इसकी मेरिट में कोई बेस्ड ऑन देयर नॉर्मलाइज मार्क्स एंड मेरिट, तो मेरिट में इसका कोई योगदान नहीं रहेगा। शैल नॉट बी काउंटेड वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल पैनल। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी who are shortlisted for CBT 2 by availing relaxed standard of age shall continue to be treated as candidate of the respective reserved community only for all subsequent stages। पैटर्न एंड सिलेबस क्या रहेगा? अच्छा चलिए CBT 1 का पैटर्न सिलेबस देख लेते हैं। ड्यूरेशन 60 मिनट की रहेगी, 1 घंटे का समय। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 75 आएंगे।
75 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। नेगेटिव मार्किंग 1/3 रखी गई है। नॉर्मलाइजेशन जरूर होगी क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में हो रहा है। मिनिमम मार्क्स यानी कि कम से कम इतने तो लाने होंगे। जनरल ईडब्ल्यूएस को 40, ओबीसी को 30, एससी को 30, एसटी को 25। द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन फॉर सीबीटी 1 क्या रहेगा, क्वेश्चन का स्तर क्या रहेगा, विल जनरली बी इन कन्फर्मिटी विद द एजुकेशनल स्टैंडर्ड एंड और मिनिमम टेक्निकल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट। तो जो भी क्वालिफिकेशन उन्होंने बताई है उसी स्तर का एग्जाम रहेगा। क्वेश्चन विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि एमसीक्यू टाइप एंड आर लाइकली टू कवर टॉपिक्स परटेनिंग टू द, तो ये सिलेबस रहेगा। मैथमेटिक्स का आप देख लीजिए, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये वही स्टैंडर्ड सिलेबस है। मेंटल एबिलिटी वही रीजनिंग होगी आपकी, एनालॉजी, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग। जनरल साइंस भी आप देख लीजिए 10वीं स्तर का, और जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, साइंस, टेक, स्पोर्ट्स। सीबीटी स्टेज 2 जो 1 में पास होगा 2 में 15 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, ये मैं आपको ऊपर बता चुका था। हाउएवर रेलवे रिजर्व द राइट टू बढ़ा घटा सकता है रेलवे। फाइनल पैनल सीबीटी 2 के बेस पर बनाया जाएगा नॉर्मलाइजेशन करके एंड सीबीएटी के बेस पर। तो फाइनल पैनल किस पर बनाया जाएगा, सीबीटी 2 के मार्क्स और सीबीएटी के। पैटर्न क्या रहेगा, पार्ट और ए और बी 2 पार्ट रहेंगे इसमें। 175 क्वेश्चन आएंगे, 2.5 घंटे का समय मिलेगा। पार्ट ए के लिए 1.5 घंटा, पार्ट बी के लिए 1 घंटा। इस प्रकार हो गए 2.5 घंटे क्वेश्चंस। पार्ट ए में 100, पार्ट बी में 75, इस प्रकार हो गए 175। नेगेटिव मार्किंग 1/3। नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल की जाएगी। इन पार्ट ए मिनिमम पास परसेंटेज यहाँ पर भी रखी गई है, मिनिमम पास परसेंटेज पार्ट ए के लिए वही सेम है। जनरल ईडब्ल्यूएस 40, ओबीसी नॉन क्रिमिनल 30, एससी एसटी के लिए 30-25 रिस्पेक्टिवली। Only the marks scored in Part A shall be counted for shortlisting of candidate for further stage of the recruitment process, provided the candidate respective of the community is able to secure qualifying marks of 35% in Part B. तो पार्ट बी में 35% मार्क्स चाहिए। सिलेबस फॉर पार्ट ए, सिलेबस आप देख सकते हैं, मैथ्स वही सेम है ऊपर था, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग भी है यहाँ पर, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग भी है। पार्ट बी का सिलेबस क्या रहेगा, इज ओनली का क्वालिफाइंग टेस्ट इन नेचर एंड शैल हैव क्वेश्चंस फ्रॉम द वेरियस ट्रेड सिलेबस एज प्रिस्क्राइब बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग। तो ट्रेड से संबंधित यहाँ पर सिलेबस रहेगा पार्ट बी में, और ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। और 35% मार्क्स इन्होंने तो ऊपर भी बता दिए थे, यहाँ फिर बता रहे हैं। ऑल कैटेगरीज, चाहे आप रिजर्व हो चाहे नॉन रिजर्व हो। सिलेबस ऑफ वेरियस ट्रेड क्या रहेगा, तो आप dgt.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। तो शुक्र है इन्होंने यहाँ पर आपको सिलेबस भी बता दिया, नहीं तो फिर आप कमेंट करके पूछते हैं पार्ट बी का क्या सिलेबस रहेगा ट्रेड रिलेटेड, तो आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं इस वेबसाइट पर। कैंडिडेट विद ITI ट्रेड अप्रेंटिस क्वालिफिकेशन विल बी रिक्वायर्ड टू अपेयर इन द सेक्शन हैविंग द क्वेश्चन फ्रॉम देयर ट्रेड। तो उनको अपने ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन ही अटेंड करने हैं, क्योंकि अलग अलग ट्रेड होते हैं ITI में। कोपा हो गया, लाइनमैन हो गया, वायरमैन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट हैव टू सिलेक्ट 1 ट्रेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ट्रेड लिस्टेड बिलो अगेंस्ट देयर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। तो आपको ऑनलाइन आवेदन करते वक्त ही सिलेक्ट करना है। पार्ट बी का क्वालिफिकेशन वाइज, ग्रुपिंग वाइज, तो एक बार आप ये देख ले, क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेचर जो भी है उस हिसाब से आपके यहाँ पर पार्ट बी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। CBAT में क्या रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट में कैंडिडेट इक्वल टू 8 टाइम्स द नंबर ऑफ ALP वैकेंसीज फॉर ईच नोटिफाइड कम्युनिटी कैटेगरी। कैंडिडेट इक्वल टू 8 गुना, तो 8 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे फॉर CBAT ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्क्स इन पार्ट ए। अब पार्ट बी क्यों नहीं है यहाँ पर बताइए, क्योंकि इन्होंने कह दिया था कि पार्ट बी केवल क्वालिफाइंग है। एंड एप्लीकेशन ऑफ रिजर्वेशन रूल्स एसेट्रा। सच शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स शुड प्रोड्यूस देयर विजन सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट ड्यूरिंग द CBAT। तो आपको यहाँ पर CBAT के टाइम ही आपको अपना विजन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। इट इज़ मैंडेटरी टू क्लियर ईच टेस्ट बैटरी या फिर सेक्शन ऑफ CBAT, सभी सेक्शन को पास करना अनिवार्य है। बाइलिंगुअल होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। फॉर इंफॉर्मेशन ऑन CBAT कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक द फॉलोइंग वेबसाइट लिंक। इस वेबसाइट लिंक को, इस पाथ पर जाकर आप चेक कर लें। क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहेंगे, ऑल कैंडिडेट चाहे किसी भी कैटेगरी के हों मस्ट सिक्योर अ मिनिमम T स्कोर ऑफ 42 मार्क्स इन ईच टेस्ट सेपरेटली। कम से कम 42 मार्क्स सभी कैटेगरी में आप लेकर आएँ। The merit list will be prepared only from amongst candidates qualifying in the CBAT. 70% weightage will be given for marks obtained in Part A of CBT 2 and 30% weightage for score obtained in CBT। तो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनाई जाएगी, 70% वेटेज दी जाएगी पार्ट ए को, CBT 2 को। अब यहाँ पर दोबारा बताइए पार्ट बी को क्यों नहीं कंसिडर किया जा रहा, क्योंकि वो क्वालिफाइंग नेचर के थे। तो CBT 2 का पार्ट ए का 70% लिया जाएगा जितने भी आपके मार्क्स होंगे, और 30% किसका लिया जाएगा, CBAT का। इस प्रकार आपकी मेरिट लिस्ट तैयार कर दी जाएगी। तो यहाँ पर आपको एक एक जानकारी पूरी डिटेल में दी जा रही है कि मेरी पूरी कोशिश है कि आपको
हर एक जानकारी दूँ। डीवी, बेस्ड ऑन द मार्क्स एंड मेरिट ऑफ कैंडिडेट इन पार्ट ए ऑफ CBT2 qualifying in part B of CBT2 and scores in CBT candidate equal to number of vacancies will be shortlisted for document verification। तो डीवी के लिए कितने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे? इक्वल टू नंबर ऑफ वैकेंसी, जितनी वैकेंसीज है उतना कोई बुलाया जाएगा। इन केस 2 और मोर कैंडिडेट सिक्योर इक्वल मार्क, अगर ऐसा हुआ कि 2 कैंडिडेट के मार्क्स बराबर है, फिर क्या करेंगे? देयर मेरिट पोजीशन शैल बी determined by age criteria, the older candidate shall be given higher merit than the younger candidate। तो जिसकी उम्र ज़्यादा है उसको प्राथमिकता दे दी जाएगी। अपॉइंटमेंट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट इज सब्जेक्ट टू देयर पासिंग द रिक्विजिट मेडिकल फिटनेस टेस्ट टू बी कंडक्टेड बाय रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनल वेरिफिकेशन ऑफ ऑल एसेंशियल डॉक्यूमेंट। तो सिलेक्शन आपकी कब होगी? जब आप मेडिकल फिटनेस टेस्ट भी पास कर लें और जब आप अपने एंटीसीडेंट या फिर करेक्टर सर्टिफिकेट जब आप ज्वाइनिंग के टाइम जमा करवाते हैं, सारे डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी ओरिजिनल भी साथ लेके जाते हैं, अगर वो सब आपका क्लियर हो गया तो आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। कैंडिडेट में प्लीज नोट दैट RRB ओनली रिकमेंड नेम ऑफ एम्पेलेंट कैंडिडेट टू द रेलवे जोन, द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इज इशूड ओनली बाय रिस्पेक्टिव रेलवे जोन। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जैसे कोई भी एजेंसी होती है, जैसे दिल्ली में DSSS है, उसका काम है सिर्फ अपॉइंटमेंट करना, और ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट कौन देता है? जहाँ पर आप नौकरी करने जाएंगे वही तो कंपनी देगी आपको। In case of any shortfall in employment or other exigencies, RRB reserve the right to utilize the candidate down in the merit list if required as per merit and option of such change। अगर हो सकता है कि किसी कारणवश नंबर ऑफ वैकेंसीज के बराबर कैंडिडेट इनको नहीं मिल पाते हैं, तो जो डीवी के टाइम जो इन्होंने इक्वल कैंडिडेट बुलाए थे, तो उसके नीचे जो भी आ रहे थे कैंडिडेट उनको भी ये बुला सकते हैं। हाउ टू अप्लाई? ऑनलाइन आपको आवेदन करना है ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। जो जो इन्होंने क्राइटेरिया बताया है 30 किलोबाइट इंटू 70 किलोबाइट, जैसा जैसा इन्होंने विदाउट वेयरिंग डार्क ग्लासेस, कैप नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें। स्कैंड JPG इमेज ऑफ कैंडिडेट सिग्नेचर इन रनिंग हैंड राइटिंग 30 से 70 किलोबाइट होना चाहिए। PDF का साइज 500 किलोबाइट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें। ये सारी वेबसाइट हैं जहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। द ओनर्स ऑफ प्रोवाइडिंग द वैलिडिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन सबमिटेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विल लाई ऑन द कैंडिडेट। तो सभी सही जानकारी आप देंगे और डॉक्यूमेंट आपके पास होंगे। इन सब चीज़ों का जो बर्डन है वो आपके ऊपर रहेगा। कैंडिडेट मस्ट कीप द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एक्टिव थ्रू आउट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो जो आपने मोबाइल नंबर आवेदन करते वक्त भरा है वो आप अपने पास एक्टिव रखें, ऐसा ना करें चेंज करें, बंद करवा दें, क्योंकि उसी पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। RRB विल नॉट एंटरटेन एनी रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ मोबाइल नंबर, ये इन्होंने तीसरी चौथी बार बता दिया है। Candidates are advised to carefully note and remember the registration number for further stages of recruitment process. Any request to provide registration number will not be entertained। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा वो आप अपने पास संभाल के रखें। मैं तो कहता हूँ आप प्रिंट निकाल कर रख ले अपने पास। जनरल गाइडलाइंस आफ्टर क्रिएटिंग एन अकाउंट प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। Candidate must fill the online application form with correct information. Applicant will not be able to make any correction in online application. मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन CBT1 CBT2 विल बी अवेलेबल इन इंग्लिश एंड हिंदी, यानी कि बाइलिंगुअल होगा। एंड 13 रीजनल लैंग्वेज में भी होगा। जहाँ पर हिंदी नहीं चलती वहाँ पर रीजनल लैंग्वेज चलती है। जैसे मान लिया अगर असम में है आप तो असमीज़, बंगाल में है तो बंगाली, गुजरात में तो गुजराती में आएगा, इंग्लिश और गुजराती में, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी और उड़िया पंजाब में पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। तो जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं तो इंग्लिश और उसी भाषा में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अकॉर्डिंगली कैंडिडेट मस्ट चूज देयर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी वन अमंग्स दिस दोज लिस्टेड इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो जब आप ऑनलाइन आवेदन करें तो वहाँ पर अपना मीडियम चूज कर ले, क्योंकि जब इंग्लिश के साथ जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसी में फिर आपसे पूछे जाएंगे। CBT1 CBT2 क्वेश्चन विल बी डिस्प्लेड इन द लैंग्वेज ऑप्टेड एंड इंग्लिश, हाउएवर CBAT विल बी कंडक्टेड ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी। इस बात का आप ध्यान रखें। CBT1 और 2 में तो आपको अपनी रीजनल लैंग्वेज मिल जाएगी, लेकिन CBAT के लिए बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश और हिंदी। आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कैंडिडेट विल बी डायरेक्टेड टू ऑप्ट फॉर द मोड ऑफ पेमेंट। जब आप आवेदन पूरा भर लेंगे तो आपको कहा जाएगा कि आप पेमेंट करें। तो जो भी ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI, उसके माध्यम से पेमेंट कर दें। और किसी भी तरीके से आप आवेदन ना करें, ना ही पेमेंट करें, नहीं तो आपका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फाइनली एक्सेप्टेंस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल हैपन ओनली आफ्टर रिसीविंग कंफर्मेशन ऑफ फीस। जब आपकी पेमेंट ऑफ फीस हो जाएगी, मतलब फीस पेमेंट हो जाएगी, तभी आपका आवेदन फाइनल माना जाएगा। मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन जो 8 9 10 दिन के लिए जो विंडो खुलेगी,
आफ्टर फाइनल सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन इफ अ कैंडिडेट विशेज टू फर्दर मॉडिफाई चेंज और करेक्ट, तो 250 रुपये देकर आप चेंजेस करवा सकते हैं, लेकिन क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म वाले में या फिर मोबाइल नंबर ईमेल आईडी में चेंजेस नहीं होंगे, ये फिर इन्होंने दोहरा दिया है। मॉडिफिकेशन फीस आपको देनी होगी 250 रुपये, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हों, 250 तो देने ही पड़ेंगे जी। In the case of a candidate modifying his community from SC ST to general, he will have to pay the difference in examination fees. अगर मान लीजिए आपने पहले SC कैटेगरी में अप्लाई किया था, अगर आप चाहते हैं कि बाद में आप EWS में अप्लाई करें, जनरल में अप्लाई करें, तो जब आपने रिजर्वेशन ले रखी थी तो आपने मान लीजिए 250 पेमेंट की थी फीस की। अगर आप जनरल में जाना चाहते हैं, आप मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हैं, तो जनरल में जितनी फीस थी उसका डिफरेंस पे करना होगा। पहले कितनी दी थी और जनरल की कितनी, 1000 है मान ली, तो 750 रुपये आपको और देनी होगी। वैसे जनरल की कितनी थी, 500 थी शायद। Similarly, if a candidate is switching from ex-serviceman general to reserve category, he will have to pay the difference in examination fees in addition to the modification fee in case of failure. तो नहीं तो आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा फिर, अगर आप डिफरेंस ऑफ फीस पेमेंट नहीं करते हैं। Modification of online application will be allowed only any number of time on payment of the modification fees for each occasion. Modification online application will be allowed only any number of time. तो मॉडिफिकेशन आप जितनी मर्जी बात कर सकते हैं, पेमेंट करनी होगी 250 रुपये बार बार, इसलिए आप गलती ना करें। मॉडिफिकेशंस टू द ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद पेमेंट ऑफ द मॉडिफिकेशन फी विल बी परमिटेड अप टू 10 डेज आफ्टर द क्लोजिंग। ये तो इन्होंने बता दी थी तारीख, 19 से 29 फरवरी तक ही आपको अलाउड है चेंजेस करना। इनवैलिड एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट कर दी जाएगी। मल्टीपल एप्लीकेशन टू डिफरेंट आरआरबी और सेम आरआरबी रिजेक्ट कर दी जाएगी। इन सच केसेस ऑल द एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। इनवैलिड फ़ोटो, जैसे इन्होंने बताया है कि कैप नहीं होनी चाहिए, गूगल्स नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, जितनी क्राइटेरिया है, साफ साफ दिखती हो फ़ोटो, फ्रंट में फेस हो। अगर ये सब नहीं है, या फिर पुअर रिजोल्यूशन है, फुल बॉडी व्यू नहीं है, फुल बॉडी व्यू है, या फिर ओनली वन साइड व्यू है, अनरिकोगनाइजेबल फेशियल फीचर्स हैं, या आपके फेस को देख के पहचान ही नहीं आ रही है आपकी, फोटोकॉपीड फोटोग्राफ है या ग्रुप फ़ोटो है, सेल्फी है, विद कैप है, विद डार्क ग्लासेस हैं, तो ये सब नहीं चलेंगे। इनवैलिड सिग्नेचर हैं, जैसे कि आपने कैपिटल लेटर में कर दिया, पुअर रिजोल्यूशन है, इनकम्प्लीट इमेज है, तो ऐसा ना करें आप। अगर ऐसी और भी कोई इरेगुलेटरी पाई जाती है तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। डिटेल ऑफ रिजेक्टेड एप्लीकेशन कैन बी व्यूड ऑन द वेबसाइट by logging in which will be final and binding on all further correspondence. No refund of examination fee will be made. इन्होंने बता दिया था अगर आपकी आवेदन रिजेक्ट हो जाता है तो आपको फीस वापस नहीं मिलेगी। ई कॉल लेटर से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस हैं, इंफॉर्मेशन एंड डिटेल रिगार्डिंग द CBT शेड्यूल्स एंड लिंक फॉर डाउनलोडिंग द ई कॉल लेटर विल बी गिवन ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द RRB। तो एडमिट कार्ड या ई कॉल लेटर जिसे कहते हैं वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा। Eligible candidate can download their e-call letter for the CBT CBAT from their official RRB website as given at para 13 about 4 days before the date of, केवल 4 दिन पहले ही जारी करेंगे। चलिए, however intimation about the city of examination shall be given about 10 days। लेकिन किस जिले में आपका या किस जगह पर आपका एग्ज़ाम है, एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पर, वो आपको 10 दिन पहले जानकारी दे दी जाएगी। नो कॉल लेटर विल बी सेंड टू कैंडिडेट बाय पोस्ट, अलग से आपको बाय पोस्ट कुछ भी नहीं भेजा जाएगा। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द CBT CBAT विल बी गिवन अलॉन्ग विद द ई कॉल लेटर। कैंडिडेट शुड रीड एंड फॉलो देम स्क्रूपुलसली। ठीक है, तो ढंग से पढ़ लें सारे इंस्ट्रक्शंस। फ्री ट्रैवल फैसिलिटी इन्होंने ऊपर दोहराई थी, अब मैं दोबारा तो पढ़ने वाला नहीं हूँ इसको। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग देयर ई कॉल लेटर विद अ वैलिड ओरिजिनल फ़ोटो ID। तो जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो एडमिट कार्ड के साथ, ई कॉल लेटर के साथ अपना एक ओरिजिनल ID प्रूफ भी लेकर जाएं, जैसे कि वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, प्रिंट आउट ऑफ ई आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वैलिड आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय एम्प्लॉयर इन केस ऑफ द कैंडिडेट इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर आप किसी पहले से ही सरकारी विभाग में काम कर रहे हैं तो वो आपका वहाँ का ID कार्ड भी चल जाएगा। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ID कार्ड भी चल जाएगा अगर आप अभी भी पढ़ रहे हैं। Failing which the candidate shall not be allowed to appear in the exam. Candidate must also bring a copy of the same color passport photograph which was uploaded in their online application during the CBT। तो जो आपने आवेदन करते वक्त ऑनलाइन आपने फ़ोटो अपलोड की थी उसकी एक आप फोटोग्राफ भी ले जाएं। वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट। कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर DV विल हैव टू प्रोड्यूस ऑल देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ये तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपका DV होगा तो उस वक्त जो भी आपने जानकारी ऑनलाइन आवेदन में भरी थी
वो सारी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे। फर्दर दीज कैंडिडेट शुड अपलोड द स्कैंड कॉपीज इन ट्रू कलर ऑफ फोटो एंड सिग्नेचर बिफोर देयर DV डेट through the portal. Further, these candidates should upload the scanned copies of photo and signature before they DV date through the portal. इस पोर्टल पर जाकर DV से पहले अपने सारे स्कैंड कॉपीज इन ट्रू कलर ऑफ फोटो एंड सिग्नेचर सारी अपलोड कर दें। किस पोर्टल पर, यहाँ पर इन्होंने बता दिया है। ऑल DV से पहले ऑल सर्टिफिकेट शुड बी आइदर इन इंग्लिश और हिंदी ओनली, वे सर्टिफिकेट आर नॉट इन हिंदी इंग्लिश सेल्फ अटेस्टेड ट्रांसलेटेड वर्जन शुड बी प्रोड्यूस्ड वेर एवर वेन एवर रिक्वायर्ड। मान लीजिए आपका कोई रीजनल लैंग्वेज में सर्टिफिकेट है तो उसका आप अनुवादित कॉपी जरूर ले जाएं, सेल्फ अटेस्टेड। नो एडिशनल टाइम विल बी गिवन टू द कैंडिडेट नॉट प्रोड्यूसिंग देयर ओरिजिनल सर्टिफिकेट। अगर आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं लेकर जाते तो आपको टाइम नहीं दिया जाएगा लाने के लिए, तो कृपया अपने साथ रखें। यूज़ ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस, तो अनफेयर प्रैक्टिस किसी भी प्रकार की ना करें जो इनको आपका आवेदन रिजेक्ट करना पड़े, जैसे कि एनी कैंडिडेट फाउंड यूजिंग अनफेयर मीन्स ऑफ एनी काइंड सच एज फोर्जरी, इनपर्सोनेशन, चीटिंग, ये सब आप काम ही ना करें तो आप बच जाएंगे। हो सकता है आपको लाइफ टाइम के लिए डिबार कर दिया जाए, इन्होंने लिख दिया यहाँ पे विल बी डिबार्ड फ्रॉम अपियरिंग इन ऑल द एग्जामिनेशन ऑफ ऑल द RRB RRC फॉर लाइफ टाइम। अनवारंटेड अनफेयर इन्फ्लुएंस भी उसका भी इस्तेमाल ना करें। बिवेयर ऑफ अनस्कॉर्पलस एलिमेंट्स एंड जॉब रेक्टर्स ऑफरिंग अपॉइंटमेंट इन द रेलवे, तो किसी के झांसे में ना आए। इनका सिंपल सा कहना ये है कि हम आपकी नौकरी लगवा देंगे बिना एग्ज़ाम के, एग्ज़ाम पास करवा देंगे, ऐसे किसी भी चक्कर में ना फंसें, अपनी मेहनत से नौकरी लें। मिसलेनियस बायोमेट्रिक डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट विल बी रिकॉर्डेड एट एवरी स्टेज, तो बायोमेट्रिक आपकी अटेंडेंस या फिर सारी जो फोटोग्राफ्स होती हैं, वीडियोग्राफी होती है, वो सारी होंगी। अगर उसमें मिसमैच पाया गया आपकी बायोमेट्रिक में तो आप डिस्क्वालीफाई किए जा सकते हैं और साथ साथ आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर लिखा है। RRB ऑल्सो रिजर्व द राइट टू कंडक्ट एडिशनल ऑथेंटिक प्रोसीजर टू क्रॉस वेरीफाई द आइडेंटिटी, तो RRB किसी प्रकार का कोई भी हथकंडा अपना सकती है आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए। RRB रिजर्व द राइट टू कंडक्ट एडिशनल CBT एग्जाम एट एनी स्टेज। RRB also reserve right to cancel any part of the examination recruitment process। डिसीजन फाइनल होगा RRB का। RRB किसी भी प्रकार के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है इन एडवर्टेंट एरर के लिए जो अनजाने में हो जाते हैं। एनी लीगल इशू अराइजिंग आउट ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट शैल फॉल विद इन द लीगल जुडिक्शन ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल अंडर विच द RRB कंसर्न इज लोकेटेड। अगर आप केस करना चाहते हैं तो जो इनका जिस भी RRB के पास आपने अप्लाई किया है तो उसके जुडिक्शन में जो भी ट्रिब्यूनल आता है CAT, वहाँ पर आप आवेदन दे सकते हैं, अपील कर सकते हैं। इन द इवेंट ऑफ एनी डिस्प्यूट अबाउट इंटरप्रिटेशन द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। तो हो सकता है जो नोटिफिकेशन इशू किया है अलग अलग लैंग्वेजेस में इशू कर देते हैं लोग, अगर उसमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो इंग्लिश वर्जन प्रिवेल करेगा, इंग्लिश वर्जन को ही फाइनल माना जाएगा। एब्रीवेशंस जो इन्होंने इस एडवर्टाइजमेंट में यूज़ किए CBT के लिए देख लीजिए, रिलैक्सेशन के लिए देख लीजिए, ये सारी एक बार आप देख लीजिए। अच्छा चलिए, अब यहाँ पर नेक्स्ट आ गए हैं। ALP की पोस्ट के लिए 19,900 आपकी बेसिक रहेगी। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी है वो भी देख लेते हैं जी। मैट्रिकुलेशन या फिर सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट प्लस ITI किसी भी, चाहे नेशनल CBT से हो या स्टेट से हो। इन द ट्रेड्स ऑफ फीटर इलेक्ट्रिशियन, ये यहाँ लगभग सारे ट्रेड होंगे। फीटर इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिलराइट, मेंटेनेंस मैकेनिक, यहाँ पर सारी ही हैं, तो एक बार आप इसे देख लें। या फिर मैट्रिकुलेशन हो प्लस कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप इन द ट्रेड्स मेंशन्ड अबव हो, या फिर मैट्रिकुलेशन हो प्लस 3 साल का डिप्लोमा हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल किसी में भी। या फिर अगर ये भी नहीं है तो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ दिस इंजीनियर डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन हो, इन सब का कोई कॉम्बिनेशन हो। डिग्री इन द इंजीनियर डिसिप्लिन एज अबव विल ऑल्सो बी एक्सेप्टेबल in lieu of diploma in engineering. Degree in the engineering discipline as above will also be acceptable in lieu of diploma। तो डिग्री भी है डिप्लोमा की जगह तो वो भी एक्सेप्टेबल है। अब देख लेते हैं बाइफर्केशन वैकेंसीज की RRB और जोन वाइज। RRB देख लीजिए जहाँ जहाँ पर है, अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर। जोन देख लीजिए, वेस्टर्न जोन, नॉर्थ वेस्ट जोन, साउथ वेस्ट, सेंट्रल,
यहाँ पर सारे दिए गए हैं। और जनरल ST SC कितनी है, 5000 कितनी थी, 5700 थी ना, 5696 पोस्ट थी। तो उन सब का यहाँ पर बाइफर्केशन आप दिया गया है, आप देख लें। टोटल पोस्ट हो गई 5696। यहाँ पर आपको दिया गया है फॉर्मेट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC ST कैंडिडेट। तो ये तो आपने बनवा ही रखा होगा, यहाँ फिर भी इनका काम है दिखाना, तो यहाँ पर आपको दिखा दिया है। ये इनका फॉर्मेट हो गया। यहाँ पर हो गया OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए। तो अब ध्यान रखिए कि आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट हो। सेल्फ डिक्लेरेशन बाय OBC, परफॉर्मा फॉर डिक्लेरेशन टू बी सबमिटेड बाय OBC कैंडिडेट ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हु हैड अप्लाइड फॉर पोस्ट अगेंस्ट सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर इतना। उसके बाद EWS के लिए ये भी सिर्फ फॉर्मेट है, जो भी सरकार आपका जो तहसीलदार है जहाँ का भी जो इशू करता है वही वैलिड है। इनकम सर्टिफिकेट EBC के लिए, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास जिसकी इनकम लेस देन 50,000 होती है, ये उनके लिए है। उसके बाद है सेल्फ डिक्लेरेशन टू बी सबमिटेड बाय कैंडिडेट फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए, ये है फॉर वेवर ऑफ रेलवे फीस के लिए। परफॉर्मा फॉर मेडिकल सर्टिफिकेट टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी आई स्पेशलिस्ट बाय कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट। तो मेडिकल सर्टिफिकेट अगर आप किसी आई स्पेशलिस्ट से लेना चाहते हैं तो इस फॉर्मेट में लें, इसका आप ध्यान रखें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं एक बार आपको पुनः दिखा देता हूँ, ध्यान से देख लीजिए एक बार इसे पूरे को। इसे आप RRB की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, किसी भी RRB से। परफॉर्मा ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन टू बी सबमिटेड बाय कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट रिगार्डिंग लेसिक और अदर करेक्टिव आई सर्जरी अगेंस्ट इतना। तो आपने किसी भी प्रकार की कोई लेसिक सर्जरी या करेक्टिव सर्जरी नहीं करवाई है रिफ्रैक्टिव सर्जरी से बचने के लिए, तो उससे संबंधित ये डिक्लेरेशन है। लास्ट है फॉर्मेट ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन टू बी सबमिटेड बाय एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट रिगार्डिंग सिविल एम्प्लॉयमेंट बाय वेलिंग एक्स सर्विसमैन कोटा अगेंस्ट इतना, ये इनके लिए है। तो लीजिए पूरे 27 पेज की नोटिफिकेशन मैंने आपको लगभग 1 घंटे से पहले में डिटेल में एक एक बात बता दी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी ALP की पोस्ट के लिए कभी कभी आती है, बहुत टाइम बाद आती है, तो कि कोई भी कैंडिडेट मिस ना करे, सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।